है कि दर्शकों को इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सही मार्गदर्शन दिया जाए और योर स्टॉक में हम यही करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप भी ये शो लाइव इस वक्त देख रहे हैं, हमसे सवाल भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें। एक नंबर जो आपके स्क्रीन पर हम अभी फ्लैश करेंगे, वहां अपने सवाल आप भेज दीजिए। और इस तरह के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक सलाह अगर आपको चाहिए तो सवाल भी क्लैरिटी के साथ पूछिएगा, जहां पे स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट उसी के बिना पर आपको सलाह देंगे। और हाँ, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बहुत क्लियरली डालिएगा। स्टॉक का नाम पूछिए, स्टॉक का नाम डालिए, आपने किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आज जो है दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे लाइव। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन हमारी खास पेशकश में। लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है। 24,604 तक के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि एक एक्सपायरी का भी माहौल है, बाजार में दबाव है, इंटरनेशनली ट्रिगर्स भी, जिसकी वजह से बाजार में दबाव। आप देखें फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइंस के फेवर में ही है। 1362 डिक्लाइंस, 1207 यहाँ पर हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 200 अंक निफ्टी टूटता हुआ, सेंसेक्स लगभग 690 अंक की गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो तमाम सेक्टर्स में यहाँ पर दबाव। निफ्टी ऑटो लगभग 1.5% टूटता हुआ, आईटी जो कि एक्सपेक्टेड था 1% इंडेक्स नीचे है। निफ्टी पीएसयू बैंक अगर आप देखें तो आधे % यहाँ पर हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। फार्मा लगभग 1% गिरा हुआ, एफएमसीजी लगभग 1.25%। मेटल्स हमें काफ़ी फ्लैट दिखाई दे रहा है। रियलिटी बहुत कोशिश कर रहा है लाल और हरे के बीच में झूलते हुए, लेकिन फिलहाल काफ़ी फ्लैट, लेकिन हरे निशान की पकड़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हम देख रहे हैं, कुछ खास है नहीं। एक बार ब्रॉडर इंडिसेस के लिहाज से अगर हम मिड कैप को देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 फिलहाल 240 अंक नीचे, आधे % की गिरावट यहाँ पर। और स्मॉल कैप भी आपको बताएंगे, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1/4% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। बाजार की इस कमजोरी में लूजर्स की सूची बहुत लंबी है। अगर हम निफ्टी लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएँ तो लगभग पावर ग्रिड 2.5% यहाँ पे टूटता हुआ, एमएनएम 2%, ट्रेंट 1.5%, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, आईटीसी, एचसीएल टेक, विप्रो, इन तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं गिरावट है लगभग 2 से 1.5% की। अगर आप देखें गेनर्स की सूची में तो यहाँ पर टाटा स्टील आधे %, भारती एयरटेल, जियो फाइनेंस, बीईएल में हम देख रहे हैं बहुत मामूली तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, मेरे साथ अब सचिन गुप्ता हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चलिए सचिन के पास हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सेबी चीफ जो है एसोचैम की कैपिटल मार्केट की कॉन्फ्रेंस में संबोधन दे रहे हैं, वहीं का रुख करते हैं। 7 lakh crore in March 19 to 14 lakh crore as at end April 2025. Alternative investment funds are playing an increasingly important role in India's journey towards becoming a Viksit Bharat by channelizing long-term capital into high-impact areas such as startups, infrastructure, innovation, and emerging sectors. AIFs are helping to bridge critical funding gaps that traditional sources may not fully address. They support risk-taking, promote entrepreneurship, and enable the development of future-ready sectors, which are the key drivers of a developed economy. The significant growth in AIF investments from 1.1 lakh crore as of March 19 to 5.4 lakh crore as of March 2025, which is 5 times, reflects a growing relevance and potential to catalyze sustainable, inclusive economic growth in the decades ahead. Portfolio management services, PMS, which facilitate long-term investments, have seen their assets under management grow from 2.8 lakh crore in FY19 to 7.2 lakh crore in FY25. We are also witnessing the increasing importance of new investment vehicles such as REITs and InvITs. My previous speakers have also said it before, which are gaining traction and have the potential to significantly support infrastructure and real estate development. These instruments offer long-term investors access to stable income streams while providing infrastructure developers a means to recycle capital and fund new projects, thereby accelerating India's core sector growth. At present, we have 6 REITs and 26 InvITs
registered with SEBI, signifying the potential to mobilize long-term capital. REITs and InvITs have mobilized 1.5 lakh crore over the last 5 years. चलिए, तो यहाँ पर एसोचैम की कैपिटल मार्केट की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सेबी चीफ जहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कैपिटल मार्केट कितना सशक्त होता जा रहा है, जो नया पैसा आ रहा है वो न सिर्फ इक्विटी बाजार में बल्कि तरह तरह के एसेट क्लासेस जहाँ पर पीएमएस का जिक्र किया गया है, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर भी अब क्योंकि रेगुलेशन थोड़ा सा रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखकर अब बनाए जा रहे हैं, उसकी ओर पैसा आ रहा है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के लिए रीट्स और इनवीट्स, लगभग 6 रीट्स है हमारे पास और लगभग 26 इनवीट्स है, वहाँ पर भी अब एसेट क्लास के तौर पे डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए पैसा आ रहा है। तो एक तरह से जागरूकता निवेशकों में बढ़ रही है, कैपिटल मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं, यही बात करते हुए सेबी चीफ। लेकिन हम योर स्टॉक की ओर रुख करेंगे और चलते हैं हमारे मेहमान के पास। सचिन, देखिए अब बाजार में तो हम दबाव देख ही रहे हैं। निफ्टी 24541 का एक लो जो कि अब तक की ट्रेडिंग सेशन में हमने छूता हुआ देखा है, 24737 आज का डे हाई रहा है। लेकिन फिर भी अब ये बताइएगा सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट आपके मुताबिक क्या होगा? 24500 के नीचे अब 24300 200 हमें देखना चाहिए एज अ बेस सपोर्ट। गुड मॉर्निंग कविता। बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स के जो वीक सेंटीमेंट्स हैं उसके चलते एक मार्केट का मूड जरूर खराब हुआ है और कल के एक जो गेन्स हम देख रहे थे मार्केट में वो फिजल आउट हुए हैं। इवन जो है वो प्रायर डे के लोस के नीचे भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट अभी 24500 ही है, ये जो वो लेवल वही लेवल है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन प्रायरली हमने देखा था एंड प्रीवियसली ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा था 24500 24550 के आसपास के। तो उन्हीं लेवल्स के पास में जो है वो मार्केट एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए टेस्ट कर सकता है। बट अगर 24500 ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 24300 तक के लिए भी जो है वो निफ्टी का मोमेंटम स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर अभी के लिए की सपोर्ट एरिया 24500 ही है। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लगता है उन लेवल्स को वॉच आउट रखना चाहिए। एंड आज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है एक्सपायरी जो है वो 24500 टू 700 विद इन दैट रेंज पॉसिबली जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए। बिकॉज डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी अगर थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करें तो करीब 24700 के आसपास में जो है वो एक अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। वाइल 24600 पर एक मेजर पेन एरिया बना हुआ है। यहाँ पर पुल लाइक कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों ही टफ फाइट कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए लाइक 24600 एक मेजर एरिया है। वहीं ऑन दी हायर साइड में नेक्स्ट स्ट्राइक पर 24700 यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग है। और लोअर साइड में अगर हम देखें तो 24500 300 के आसपास में एक अच्छी पुट राइटिंग्स बनी हुई है जो कि एक क्लियर कट एक सपोर्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। सो आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये एक रेंज हो सकती है 24500 टू 700। वाइल लोअर साइड में अभी के लिए 24500 एक सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए। इनकेस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो कुछ स्लाइड डिप जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। वाइल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है 54400 पर है और 54400 अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी में तो लोअर साइड पॉसिबिलिटीज 54000 और 53700 तक के लिए स्लिप होने की बन सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए सपोर्ट्स पर ध्यान रखना चाहिए। इनकेस ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर कुछ फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम्स जो है वो इंडाइसेस में देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको दोनों ही इंडेक्स पर मिलती हुई। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं। विपुल कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विपुल गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं हिसार से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। सर मेरे पास BRSC के 16 शेयर है 2480 पे। ठीक है, इसके ऊपर मुझे सर राय चाहिए थी, मुझे मिड टर्म के लिए रखने हैं ये। ठीक है, गार्डन रीच 2480 के आसपास। दूसरे कौन से स्टॉक हैं? सर यही है मेरे पास एक। ठीक है, चलिए ठीक है। तो गार्डन रीच मीडियम टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, बताएं सचिन क्या करना चाहिए? 2480 की खरीद है, अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है इस बाजार में, वो भी डिफेंस शेयरों में। बताइए मीडियम टर्म का आपको क्या आउटलुक नजर आता है? हाँ वेल चार्ट तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोअर साइड से मोमेंटम करीब 1900 के आसपास से हमने यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा है स्टॉक के अंदर। इवन प्रायर वीक पर ही एक शार्प मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हुआ है। करीब 1800 के आसपास के लोस थे, वहां से रिकवरी मूव के चलते करीब 2560 के आसपास का जो है वो प्रायर वीक में हमें हाई देखने को मिला है और नियर टू दैट लेवल से ऑलमोस्ट जो है वो स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया है। सो वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एज वेल एज मंथली चार्ट पर भी जो मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड करीब 2800 2900 वो इमीडिएट टारगेट
टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बार होल्ड करने की सलाह दूंगा। 2800 और 2900 के आसपास में जो है वो स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करिए और लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस अभी के लिए 2300 आप कंसीडर करके चल सकते हैं। होल्ड कीजिए पोजीशन को और लो लेवल्स पे 2300 सचिन आपको एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। देहरादून से यूट्यूब के जरिए हमारे दर्शक वीरेंद्र विरमानी ने सवाल पूछा है। REC में खरीदारी कर रखी है इन्होंने सचिन, क्वांटिटी 1400 की है, 100 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है और नज़रिया फ़िलहाल इन्होंने इतना ही पूछा है कि ये बने रहें या ये निकल जाएं इसमें। इंडियन होटल्स भी है इनके पास और इंडियन होटल्स में क्वांटिटी 400 है और 250 रुपये की इनकी ख़रीद है और इसमें भी इनका व्यू लंबा ही है। दोनों ही स्टॉक्स में इनको मुनाफा हो रहा है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या सलाह होगी सचिन, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दोनों ही काउंटर्स में? इतनी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है इनकी। बिल्कुल बाइंग प्राइस तो काफी इंटरेस्टिंग है और एक अच्छा गेन जो है वो आरईसी में भी ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 100 की बाइंग है, 400 के अराउंड जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है। वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए स्टॉक के अंदर नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 360 के आसपास में है और अगर ये फर्दर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 320 300 तक के लिए स्टॉक मूव कर सकता है ऑन द लोअर साइड। मेरे सबसे पार्शियल प्रॉफिट लॉक कर लीजिए एंड रिमेनिंग पोजीशंस को चाहे तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। एंड अभी के लिए पार्शियल प्रॉफिट एट करंट मार्केट प्राइस इवन आप मेरे हिसाब से बुक कर सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ से प्राइसेस स्लिप होते हैं तो पॉसिबिलिटीज है 390 और 300 के लेवल्स को चेस करने की। बेटर है पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिए, रिमेनिंग पोजीशंस को होल्ड कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन होटल की। एंड इंडियन होटल्स में भी अगर हम देखें सो डेली चार्ट्स पर एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है ऑन द हायर साइड में। अगेन एंड अगेन मार्केट चेस करता है, लाइक स्टॉक ये है ना, इन लेवल्स को चेस करता है। वो है करीब 800 790 के आसपास के। सो 790 800 ऑन द हायर साइड वही एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर है और वो अगर सरपास होता है तो फिर पॉसिबली करीब 850 900 तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस को अभी होल्ड कर सकते हैं। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस देता हूँ करीब 720 का। ये स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और इसके साथ में पोजीशंस में बने रहिए। चलिए, तो ये एक विस्तृत राय आपको मिलती हुई और एक बार फिर से बधाई स्वीकार कीजिए। अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की और इसके साथ ही पेशेंस दिखाया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल से खुला है और ये 23 मई को बंद होगा। लेकिन क्या आपको बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे साहब जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो यही है कि कल कुछ हमने बातें की, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल को आखिर सबसे ज्यादा यूनिक क्या बनाता है? और ईवी की बात करें तो जो जिस चीज पे निगाह गई, क्या वो एग्नोस्टिक स्ट्रेटजी जो है वो इनके ग्रोथ में एक की ड्राइवर की भूमिका निभा रहा है? अगर इसको इस तरीके से आप देखें तो ये एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी है और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में अगर कोई चीज़ किसी कंपनी को यूनिक बनाती है तो वो होती है उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी फंक्शनिंग। तो ये यहाँ पर जो होता है, फोर्जिंग की जो कंपनियाँ होती है उनको हाई टेक्नोलॉजी माना जाता है, कास्टिंग की टेक्नोलॉजी होता है उनको हाई टेक्नोलॉजी माना जाता है, बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो शीट मेटल कंपोनेंट में है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू एडिशन का रूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर करके अगर माने तो आप एक रॉ मटेरियल कन्वर्टर होते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई यूनिक चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा आप पॉलीमर वाले बिजनेस में हैं या फिर आप सस्पेंशन वाले सेगमेंट में या फिर आप ट्रेडिंग वाले काम में हैं, तो ये पूरा का पूरा एक कमोडिटी वाला बिजनेस है जो पूरी तरीके से केवल और केवल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आपके पास प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और ओईएम पर आपका डिपेंडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो है ना तो एक्सपोर्ट मार्केट है और ना ही आपने जो है आफ्टर मार्केट सेगमेंट में एक नया ब्रांड डेवलप किया है। तो उस लिहाज से यूनिकनेस तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु एक सामान्य कंपनी इसको आप कह सकते हैं ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की। अब यहाँ पर जो आपने बात कही उसको मैं क्या एक की रेड फ्लैग के तौर पर समझूं और साथ ही जिस तरह से डेट रिडक्शन की भी बात यहाँ पर इन्होंने की है वो कितनी अमल में लाती हुई आपको दिखाई दे रही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है जो तमाम लोगों को फैक्टर इन करना चाहिए पैसे लगाने से पहले। देखिए क्या होता है कि अगर आप रेड फ्लैग की बात करें तो इसमें 3-4 क्रिटिकल रेड फ्लैग हैं। ये टू व्हीलर सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लगभग 65% रेवेन्यू जो है कंपनी का टू व्हीलर सेगमेंट से आ रहा है। शीट मेटल
कंपोनेंट की मैंने बात की जो कि एक लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, वहाँ से 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आपके ओवरऑल रेवेन्यू में अगर देखें तो 20% रेवेन्यू जो है ट्रेडिंग बिजनेस से आ रहा है, जो कि कोई स्ट्रक्चरल बिजनेस नहीं होता है। आपका जो इस समय जो दूसरी बात आपने कही डेट रिडक्शन वाली बात कही, तो वहाँ पर ये देखें कि डेट रिडक्शन अगर हो रहा है तो उसके सामने आपकी इक्विटी एक्सपेंशन हो रही है। तो डेट रिडक्शन अगर आप देखें तो डेट एक लो रिस्क वाला आपका जो फंडिंग है उसको आप हाई रिस्क वाले इक्विटी फंडिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। हालांकि इसका बेनिफिट होगा आपको कि बिना रेवेन्यू ग्रोथ के भी आपकी जो है बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखेगा, परंतु जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि इस कंपनी में जो है टेक्नोलॉजी एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन, इसके साथ ही साथ ओईएम की ये इस पर कितनी डिपेंडेंस बढ़ रही है, उस लिहाज से जो है वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपांड होते हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों पैरामीटर्स को अगर मैं साथ में बात करूँ तो इस वजह से केवल जो है इसमें वैल्यूएशन एक्सपांड नहीं हो पाते। दूसरा जो आपने कहा कि ईवी एग्नोस्टिक है, ईवी एग्नोस्टिक ये इसलिए क्योंकि ये इंजन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। अगर आप इंजन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे तो ईवी के आने और ना जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पेरीफेरी वाले प्रोडक्ट हैं वो ईवी में भी सेम है और आईसी में भी सेम है। तो उस लिहाज से ईवी एग्नोस्टिक हो जाना कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी नहीं होती। और आज के दौर में अगर देखें तो तकरीबन जितनी भी कंपनीज हैं जो आईसी रिलेटेड सप्लाई करती थी, उन्होंने एक ईवी का बिजनेस डेवलप कर लिया है। तो ईवी और आईसी के बीच जो बहस पहले हुआ करती थी वो आज के दौर में नहीं हो रही है। और राइट अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस आईपीओ की तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जो लगाते हैं आईपीओ में मुनाफा कमाने के लिए, थोड़ा सा पढ़ें लिखें और हमें देखें, हमारे एनालिसिस को फॉलो करें, उसके मुताबिक ही अपनी आगे की रणनीति बनाएं। इसी नोट पर एक छोटा सा हम स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और धड़ाधड़ आपके सवाल आ रहे हैं। महावीर कुमार जी का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है जमशेदपुर झारखंड से। आईआरएफसी इनके पास है, क्वांटिटी इनके पास 489 यानी 489 है, 137 137 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है और आसपास मतलब समझ लीजिए हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है। आईआरएफसी में क्या करना चाहिए सचिन बताइए, अभी की खरीदारी है? बिल्कुल करेंट मार्केट वाज अराउंड इनकी कॉस्ट के आसपास में ही है। एंड ओवरऑल भी अगर हम देखें तो स्टॉक जो है वो अपने करीब 200 डीएमएस के आसपास एक सपोर्ट के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड डाउन साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव भी स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है अराउंड द 200 डीएमएस। मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 123 ये स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और इस स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए। अपसाइड मुझे लग रहा है वापस से करीब 142 के आसपास अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अपसाइड टारगेट करीब 150 155 हो सकते हैं। तो अराउंड दैट लेवल्स एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से औरंगाबाद से अशोक कुमार हमारे दर्शक का सवाल लेंगे। जो एसपीएल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 670 के इनके लेवल्स हैं, ये बता रहे हैं सचिन, होल्ड करें या निकल जाएं? 670 के काफी अच्छे लेवल से बाइंग है, बताइए उनको काफी। एंड लोअर साइड से अगर हम देखें ना तो स्टॉक में एक अच्छा लाइक रिबाउंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अभी भी स्टॉक जो है वो अपने हायर साइड में थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इसके ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस में बने रहिए। अप साइड में मुझे लग रहा है एक बार 989 और 1000 तक के लेवल्स चेस करता हुआ स्टॉक नजर आता है। 1000 के आसपास में एक अच्छे रेजिस्टेंस एरियाज है। इनकेस अगर वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं तो करीब 1050 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। पोजीशंस में भी बने रहने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिए, आपकी कॉस्ट काफी नीचे की है, और एक स्टॉप लॉस जो है वो करीब 925 इसका आप प्लेस करके चल सकते हैं। सो 925 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। 1000 और 1050 ये दो टारगेट्स लग रहे हैं ऑन द हायर साइड में जो चेस होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है जेएसपीएल पर आपको राय मिलती हुई। पंकज वर्मा जो हैं उन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है। हरियाणा से इनका सवाल हमारे पास आया है। ऑयल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं सचिन। इन्होंने जो बाइंग रखी है वो 630 की है। फिलहाल हम देख रहे हैं अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। 1000 स्टॉक इन्होंने लिया हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5% ये स्टॉक टूटा हुआ है और इनका नजरिया भी शॉर्ट टर्म का है। 5 महीने का नजरिया चाहते हैं। बताइए 5 महीने के नजरिए के हिसाब से 630 की बाइंग ऑयल इंडिया कैसा लगता है आपको?
वेल काफी ऊपर की बाइंग है और नजरिया काफी छोटा है, तो उस नजरिए 4 to 5 मंथ्स के हिसाब से मुझे पॉसिबिलिटीज लग नहीं रही है कि इतना बड़ा रनअप जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। लाइक अगर मोमेंटम की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक जो है वो एक टाइट रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 435 ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है जो कि अभी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर 200 TMS जो है वो एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस। मुझे लगता है 435 ये लेवल्स के ऊपर स्टॉक को जो है वो सस्टेन होना बहुत जरूरी है, और ये अगर ये लेवल सरपास होते हैं, स्टॉक सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो फिर पॉसिबली जो है वो मोमेंटम करीब 470 480 तक के लिए पॉसिबली कंटिन्यू होना चाहिए। सो नियर 4 to 5 मंथ्स के हिसाब से मुझे लग रहे हैं जो लेवल्स होंगे वो करीब 490 500 अराउंड दैट लेवल तक जो है वो स्टॉक चेज करता हुआ लेवल्स नजर आ सकता है। अगर 5 महीने की अवधि का ही नजरिया है तो करीब 490 500 के आसपास में एक बार एग्जिट के बारे में सोचिएगा। बट अगर थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ करीब 8 to 10 मंथ्स के लिए एटलीस्ट, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 550 तक के लेवल्स को चेस करने की। तो अराउंड दैट लेवल्स फिर एक बार एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। 4 से 5 तक के महीनों का इंतजार करेंगे तो 490 से लेके 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 8 से 9 महीने का अगर आप नजरिया बना लेते हैं इस स्टॉक में तो आपको लगभग 550 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सचिन, विपिन सक्सेना का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। इन्होंने इरकॉन में खरीदारी कर रखी है, शॉर्ट टर्म नजरिया है और अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं 251। 251 का बाइंग है, ओके। वेल काफी ऊपर का बाइंग है, बट चूंकि स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ लोअर साइड से लौटती हुई नजर आई है, करीब 150 140 अराउंड दैट लेवल्स पे स्टॉक ने एक बेस बनाया और उसके बाद में एक शार्प रनअप हमने स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा है। बट नाउ अडे इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यूसली देख ही रहे हैं रिलेटिव टू दैट जो सेक्टर्स है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया पिछले कुछ टाइम फ्रेम में। सो अभी के लिए मेरे सबसे पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा इनको। अपसाइड में एक ब्रेकआउट लेवल नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, वो है 193 का। सो 193 अगर अगेन ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इस बार जो है वो अपसाइड पोटेंशियल करीब 220 250 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर एक सजेस्ट करूंगा, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 170 का ऑन लोअर साइड में। सो 170 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रखिए। इमीडिएट टारगेट जो है वो स्टॉक के अंदर 193 के ब्रेकआउट के बाद में करीब 220 250 तक के लिए देखने को मिल सकता है। 170 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 193 का ब्रेकआउट, उसके बाद 220 और 250 के टारगेट्स इरकॉन इंटरनेशनल में सचिन के मुताबिक। चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। सचिन, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर कमिट किया हो सर। धन्यवाद आपका। इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दें, लेकिन फिलहाल इक्विटी बाजार पर बातचीत हम रोकते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।